हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो पिछली पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने हिस्टोन के बारे में पढ़ लिया था। ये आपको जैसे कि पता ही है स्टूडेंट्स कि जो हमारा ये आजकल जो है मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है और आजकल मैं लेके आया हूँ शॉर्ट नोट्स। ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसके शॉर्ट नोट्स से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नेम है ऋषभ लाइफ साइंसेस। ये ऋषभ लाइफ साइंसेस नाम का ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और चलिए आज हम शुरू करते हैं, है ना। ये शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, हम शुरू करते हैं। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसकी सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि क्या-क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर एसेंशियल थिंग्स देखेंगे, क्या-क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जिसमें जो रेप्लिकेशन के दौरान चाहिए। फिर उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में क्या है। फिर उसके बाद हम एग्ज़ैक्ट मशीनरी जो है रेप्लिकेशन की वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से। ये शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली, और ये जो नोट्स हैं ये डिटेल्ड में अभी फ़िलहाल नहीं है, ये जल्दी-जल्दी क्विक रिवीजन के लिए हैं। क्योंकि जैसा कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो इसलिए ये क्विक रिवीजन के लिए बेसिकली ये नोट्स हैं। तो आप इससे शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। डिटेल्ड क्लासेस भी मैं लेकर आऊँगा, और लाइव क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा। बट अभी फ़िलहाल सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप किसी भी चीज़ से वो नहीं रहेंगे, मतलब आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से टाइम से मिलेगी। जो भी रिवीजन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो मैं अपनी तरफ से लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें, रिक्वायरमेंट्स जो हैं हेलिकेज़ और टोपोइसोमरेज़, एसएसबी, बीपी मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज़, लाइगेज़ और प्राइमेज़। तो हेलिकेज़ क्यों चाहिए बेसिकली? हेलिकेज़ क्या करता है? हेलिकेज़ खोलता है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसको हेलिकेज़ खोलता है। टोपोइसमेरेज़ क्या करता है? जो अगर सुपर कॉइल हो गया, अगर नेगेटिव सुपर कॉइल ज़्यादा हो गया है ना, तो उनको वो टोपोइसोमेरेसिस है वो रिमूव करता है। 2 प्रकार के टोपोइसोमेरेसिस होते हैं, टोपोइसोमेरेज़ 1, टोपोइसोमेरेसिस 2। टोपोइसोमेरेसिस 1 जो है वो बेसिकली सिंगल कट करता है, और टोपोइसोमेरेसिस 2 जो है वो डबल कट करता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जब हिस्टोन वाला पार्ट हमने पढ़ा था तो हमने ये वाली जानकारी ले ली थी। अगर आपने नहीं ये पढ़ा है तो आप इसको क्लासेस जो है पहले वाली क्लासेस आप देखिए, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और डीएनए पॉलीमरेजेस तो बेसिकली मेन चीज़ है ना, जिसकी वजह से क्या कहते हैं जो स्ट्रैंड है वो बनेगा। लाइगेस लाइगेस क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। हाँ, लास्ट में लाइगेस जोड़ने का काम करता है। और प्राइमेस प्राइमेस क्या करता है? प्राइमर की एडिशन करना। प्राइमर जब तक नहीं लगेगा तब तक जो है वो आगे जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो होगा नहीं, ठीक है। इसलिए प्राइमेस की भी रिक्वायरमेंट है। टाइप्स देख लेते हैं रेप्लिकेशन की, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स हैं इसके रेप्लिकेशन के। एक है सेमी कंजर्वेटिव, एक है कंजर्वेटिव, एक है डिस्पर्सिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो डीएनए स्ट्रैंड इसमें क्या हो रहा है, 2 स्ट्रैंड जो है, ये देखिए जो है, जो पेरेंट है रेड वाला, देखिए जो पेरेंट है, रेड वाला कलर से मैंने जो यहाँ बनाया है, देखिए 2 पेरेंट बना दिए। आधा-आधा जो है सेमी सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा जो है, आधा डीएनए पूरा डी अपने आप में बना देगा। देखिए आधा डीएनए जो है वो पूरा बाद में 2 हिस्सों में बँटेगा, आधा-आधा बँटेगा। मतलब एक डीएनए जो है वो आधा-आधा आगे जाएगा। फिर उसके बाद है कंज़र्वेटिव, कंज़र्वेटिव में एज़ सच आगे जाएगा, और एक में जाएगा या फिर एक में नहीं जाएगा, ऐसा होगा। सेमी कंज़र्वेटिव में आधा-आधा जाएगा, इसमें पूरा का पूरा जाएगा एक में, और दूसरे में कुछ भी नहीं जाएगा। डिस्पर्सिव डिस्पर्सिव में बेसिकली ऐसा होगा, डिस्पर्सिव पूरा गया, फिर उसके बाद नहीं गया, फिर उसके बाद पूरा गया, या फिर पूरा नहीं गया, फिर गया, फिर नहीं गया, ऐसा। तो ये 3 टाइप्स हैं, कभी-कभी पूछ लेता है। सेमी कंज़र्वेटिव में भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले से, तो आप इसको अच्छे से हम याद रख सकते हैं। थोड़ी-सी जानकारी है। अब हम देखते हैं क्या एसेंशियल है। 2 एसेंशियल चीज़ें जो हैं, 2 एसेंशियल सबस्ट्रेट्स, वो क्या हैं? 4 डीएनटीपीज़।
ऑब्वियसली 4 डीएनटीपीज जैसे कि एटीपी, जी एटीपी, सीटी, डी डी एटीपी, डी जीटीपी, ग्वानिन वाला है ना, एडेनिन वाला, साइटोसिन वाला, थाइमिन वाला। तो ऐसे डी सीटीपी, डी टीटीपी ये सब रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अटैच्ड वाया 5 डैश हाइड्रोक्सिल एंड 2 डैश डी ऑक्सी राइबोज। ये किससे अटैच होते हैं? 5 डैश हाइड्रोक्सिल या फिर 2 डैश डी ऑक्सी राइबोज, इन सब से ये क्या कहते हैं, अटैच्ड होते हैं। प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन का बेसिकली क्या रोल है? प्राइमर क्या करता है? शॉर्टर देन टेम्पलेट। प्राइमर जो होता है वो शॉर्टर होता है, टेम्पलेट से छोटा होता है, और टेम्पलेट जो होता है वो प्रोवाइड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डायरेक्ट एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली डीएनए को एक प्रकार से टेम्पलेट देना, है ना, टेम्पलेट देना मतलब उसी को रीड करता है। फिर जो डीएनए बनता है वो टेम्पलेट को रीड कर करके आगे बनता है। एक स्ट्रैंड टेम्पलेट बनता है, दूसरा फिर ऊपर से अपने आप डीएनए उसको रीड करता है, और डीएनटीपीज जो हैं, जीजीटीपी, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब वहाँ पे डीएनटीपीज जो हैं ये हम वहाँ पे ऐड होते जाते हैं, और जैसे जैसे ऐड होते हैं, एक सब यूनिट इनकी ऐड होती है, फिर क्या पूरा डीएनए जो है वो बनता जाता है, बनता जाता है। और एक रिक्वायरमेंट जो बहुत ही मेन रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या है? शॉर्टर देन टेम्पलेट। जो प्राइमर होता है वो टेम्पलेट से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं चलेगा, छोटा चाहिए टेम्पलेट। और टेम्पलेट के पास रिक्वायर्ड 3 OH जो है वो एक्सपोज होना चाहिए। हाँ, 3 OH एक्सपोज होगा, वहीं से क्या कहते हैं फिर आगे प्राइमर जुड़ेगा। अगर 3 OH एक्सपोज नहीं होगा तो प्राइमर नहीं जुड़ेगा। एक्सटेंडेड बाय डाई न्यूक्लियोटाइड एडिशन। हाँ, फिर क्या होगा? 3 OH अगर एक्सपोज होगा तो वो न्यूक्लियोटाइड एडिशन से एक्सटेंड किया जाएगा। इसके पीछे भी केमिस्ट्री है, हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ी केमिस्ट्री भी हमें जानकारी लेनी चाहिए, थोड़ा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगर आप, है ना। तो ये देखते हैं इसमें क्या, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है जो यहाँ पे एप्लीकेशन होता है बेसिकली। तो इसमें क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म SN with hydroxyl 3-OH of primer strand attached phosphoryl group of triphosphate। हाँ, जब क्या कहते हैं वो एडिशन हो रहा है, SN2 रिएक्शन है बेसिकली, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का बनना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब बन रहा है तो वो एक प्रकार का क्या है? वो SN2 रिएक्शन है, और छोड़ रहा है, क्या छूट रहा है लास्ट में? पायरोफॉस्फेट। जो पायरोफॉस्फेट है, PPI, पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये लास्ट में छूट रहा है। एंड देन 4 DNTPs कीप ऑन एडिंग। फिर 4 DNTPs जो होंगे वो एडिशन उनका होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे SN2 रिएक्शन यहाँ पे फॉलो हो रही है ना। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकल रहा है, और 4 DNTPs ऐड हो रहे हैं, और एक स्ट्रैंड जो है वो रीड होते होते, टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करते करते एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। आप इसको पिक्चराइज कर सकते हैं माइंड में, जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना, आप इसको कर सकते हैं। इनकरेक्ट बेस पेयर, अगर इनकरेक्ट बेस पेयर आएगा तो क्या होगा? तो लोअर हो जाएगा, एडिशन रेट्स लोअर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को चाहिए एक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कितना रेट कम हो जाएगा इनकरेक्ट बेस पेयर से जो होता है, उससे कितना ज़्यादा रेट जो है वो क्या कहते हैं कम हो जाएगा? बेसिक कम से कम 10,000 फोल्ड शॉर्टर हो जाएगा। धीरे धीरे मतलब आगे प्रोसेस होगा। तो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग का बहुत ही बड़ा काम है। अभी हम देखते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो है ओनली एड डीएनटीपीज नॉट आरएनटीपीज। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनटीपीज को ही क्यों ऐड करता है, आरएनटीपीज को क्यों नहीं ऐड करता? बेसिकली ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोर इन नंबर, जबकि जो आरएनटीपीज होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा नंबर में है, परंतु फिर भी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है? डीएनटीपीज को ऐड करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आरएनटीपीज है उसमें स्टीरिक एक्सक्लूजन होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है ना। वहाँ पर जो है स्टीरिक
एक्सक्लूजन की वजह से वहाँ पर RNTPs जो हैं वो बाइंड नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज जो है वो बड़ा है। इट कैनॉट अकोमोडेट 2-OH। 2-OH जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाता, इसलिए DNTPs यूज होते हैं, RNTPs नहीं यूज होते। अगर अब हमने पीछे देखा था कि जो हमारा प्रोसेसिविटी थी वो बढ़ रही थी कि कौन प्रोसेसिव है, ज़्यादा प्रोसेसिव मतलब ज़्यादा फास्ट काम कौन करेगा। DNA पॉलीमरेज जो है वो ज़्यादा प्रोसेसिव है, मतलब वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा। कितना फास्ट करेगा? ऐड कर सकता है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ये ऐड कर सकता है। 1 सेकेंड टू लोकेट एंड बाइंड प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। हाँ, और इसको केवल 1 सेकेंड चाहिए, जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन है वहाँ पर ये बाइंड करता है ना, लोकेट करने में, है ना। तो ये एक प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका वो है फंक्शन, क्योंकि ये हाईली प्रोसेसिव है, जो कि हाईली प्रोसेसिव है DNA पॉलीमरेज। प्यूटेटिव क्या होता है? प्यूटेटिव जो नॉन प्रोसेसिव मीन्स जो एक ही बेस पेयर पर सेकेंड जो है वो ऐड करते हैं। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है पर सेकंड। आप देखिए कितनी जल्दी ये काम हो रहा है, जो अंदर हमारे सेल के अंदर कितनी जल्दी काम होता है। 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं जो DNA पॉलीमरेज है वो हाईली प्रोसेसिव है। अब हम अगर बात करें, अगर कोई जैसे इनकरेक्ट बेस आ गया, इनकरेक्ट बेस पेयर अगर आ जाता है तो क्या होता है? इनकरेक्ट बेस पेयर जब आ जाता है तो बेसिकली उसको वहाँ से निकाला जाता है, और उसको निकालने की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसको ये जो हम जानकारी है ये हम आगे रिपेयर का जो पार्ट होता है, रेप्लिकेशन के बाद भी रिपेयर होता है, वहाँ पर हम ये जानकारी का देखेंगे कि कैसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है वो होती है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है वो एक्सो न्यूक्लियस इंक्रीज करते हैं एक्यूरेसी। एक्सो न्यूक्लियस क्या करते हैं? एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, और फिर क्या होता है? एक्यूरेसी सारा अच्छे से काम होता है, और अच्छे से प्रूफ रीडिंग होके जल्दी हमारा स्ट्रैंड बनना है, रेप्लिकेशन होना है, वो ईजिली हो जाता है। अब हम एक प्रकार से यहाँ पे एक डायग्राम लिखा हुआ है, बनाया हुआ है मैंने, जो कि बहुत ही अच्छा है, अगर है ना, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। कोई अगर पहली बार भी इसको देख रहा है तो वो भी निराश नहीं हो सकता। मैंने इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं कि आपकी रिवीजन जो है एकदम न्यू कमर की तरह आपकी रिवीजन होगी। अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आप सब कुछ भूल कर यहाँ बैठ सकते हैं, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या करता है? डिवाइड करता है, 2 स्ट्रैंड्स में वो डिवाइड करता है रेप्लिकेशन फोर्क बेसिकली। देखिए यहाँ पर देखिए फोर्क जैसा स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि जैसे कांटा, वो कांटे वाला चम्मच होता है ना, वैसा इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। DNA ऐसे खुल रहा है बेसिकली। ये कौन खोलता है DNA को? हेलिकेज जो है वो DNA को खोलता है, और जब भी हेलिकेज DNA को खोलता है और जब भी DNA खुल जाता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये फोर्क के जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। तो इसमें क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, एक होता है एक स्ट्रैंड लीडिंग, देखिए ये लीडिंग स्ट्रैंड है, और एक बनता है लैगिंग स्ट्रैंड, जिसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं, जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है। देखिए लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो जब उसमें प्राइमर लगा, है ना, ये देखिए यहाँ पर प्राइमर लगा तो लीडिंग स्ट्रैंड बनता चला गया, और प्राइमर कौन लगाता है? प्राइमेस। सबसे पहले क्या होगा? DNA है, DNA में सबसे पहले हेलिकेज आएगा, हेलिकेज क्या कहते हैं? इसको DNA को खोल देगा। फिर प्राइमर लगाएगा, प्राइमेस प्राइमर लगाएगा। प्राइमर जब लगेगा तो प्राइमर लगने के बाद जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? बनता चला जाएगा, रीड होता जाएगा, DNTPs जुड़ते जाएंगे, और ये हमारा स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखते कॉपी होता जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? ऑब्वियसली हमें 3-OH की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, 3- हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तभी प्राइमर जो है वो लगता है। लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड की तो जो वो है डायरेक्शन वो इस प्रकार से है, इधर को जा रहा है, ये है ना, इधर को जा रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन इसके अपोजिट साइड में होती है। इसमें क्या होता है? पहले एक प्राइमर लगता है,
फिर वो क्या कहते हैं रीड करता है टेम्पलेट को और डीएनए बनाता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये थक जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। फिर उसके बाद दोबारा प्राइमर लगता है, फिर दोबारा रीड होता है, ऐसे बनाता है, फिर दोबारा प्राइमर लगता है ऐसे। तो ये बेसिकली तो ये बेसिकली यहाँ पर लैग होके काम हो रहा है। बेसिकली धीरे 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 किस्तों में काम हो रहा है, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बनते हैं डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स, जैसे यहाँ पे है ना एक एक छोड़ के बन रहे हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू। इसको इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फॉर्क की डायरेक्शन बेसिकली उधर को है, जो लीडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन है वही रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन है। एक बार अगर फिर ऐसा ये होना शुरू हो गया है ना, रेप्लिकेशन होना शुरू हो गया, फिर क्या होगा, फिर देन प्राइमस एडिशन, प्राइमर का एडिशन होगा, ये खुलेगा फिर प्राइमर का एडिशन होगा। प्राइमस एक्टिविटी इंक्रीज बाय हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज का काम है खोलना, प्राइमेज का काम है काम है प्राइमर का लगना, है ना। तो बेसिकली हेलिकेज एक्टिविटी भी का मतलब है कि अनवाइंड करना डीएनए को और क्रिएट करना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट को बेसिकली क्रिएट करना। अब फिर उसके बाद देन प्राइमेज ऐड आरएनए प्राइमर। फिर क्या होगा, फिर क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज है, हाँ यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो देन प्राइमर, हाँ फिर प्राइमेज जो है वो प्राइमर को ऐड करेगा। प्राइमर जब ऐड होगा दीज आरएनए प्राइमर, फिर आरएनए प्राइमर जो है वो ऐड होता है, आरएनए प्राइमर ऐड होता है। फिर आरएनए प्राइमर जब ऐड हो गया, फिर वो प्राइमर को हटाना भी है। प्राइमर को हटाएगा कौन, आरएनएज एच। फिर यहाँ पर आरएनएज एच आया, आरएनएज एच ने क्या किया, प्राइमर को हटा दिया, जो प्राइमर लगा था उसको हटा दिया, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग होगी, फिर एक बार जो चीज लगी उसको हटाना भी जरूरी है, इसलिए प्राइमर को हटा दिया। फिर जब प्राइमर हट गया तो क्या होगा, 5' एक्सोन्यूक्लियस जो है डीएनए पॉलीमरेज 1, हाँ फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये रह जाता है, आरएनएस एच रिमूव ऑल प्राइमर एंड लीव गैप्स। हाँ आरएनए एच क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव कर देगा और गैप, एक प्रकार का गैप जो है वो बन जाएगा, गैप साहब जो है वो बन जाएगा, और वो गैप रिक्वायर्ड टू बी फील्ड बाय लाइगेस, उसमें अभी हम आएंगे। एक मेन बात जो है वो आरएनएज एच की, आरएनएज एच प्राइमर को हटाता है, इसका ये फंक्शन है, बट ये केवल और केवल दो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके बीच में ये क्लीव करता है, उनके बीच में ये कट करता है। और जो दो राइबोन्यूक्लियोटाइड जब कि उस दो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कट हो जाता है तो क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड क्लीव बाय एक्सोन्यूक्लियस। फिर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, हाँ उनको कौन क्लीव करेगा, उनको एक्सोन्यूक्लियस क्लीव करेगा। बेसिकली आरएनएस एच जो है वो दो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में क्लीव करेगा। जो दो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये दो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में ये क्लीव करता है, ऐसे कहीं पे भी ये क्लीव नहीं करेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है ना, अगर आप पीवीक्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। तो ये दो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में ये क्लीव करता है। जब ये दो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में क्लीव करेगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड को क्लीव करने के लिए हमें एक्सोन्यूक्लियस की चाहिए। फिर एक्सोन्यूक्लियस चाहिए, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 को लेके आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 को लेके आएगा, डीएनए पॉलीमरेज अपना स्ट्रैंड बना लेगा। और फिर क्या होगा, ये देखिए डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, अपना स्ट्रैंड बना लिया। अब थोड़ी सी निक रह गई, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिमूव एंड पेयर डीएनए लाइगेज। फिर थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो निक रह गई, और वो डीएनए लाइगेज जो है, लाइगेज क्या करेगा, एटीपी का यूज करेगा और क्रिएट करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को वो क्रिएट करेगा बिटवीन 5' एंड 5' फॉस्फेट एंड 3' 5' फॉस्फेट और 3' इसके बीच में वो एक प्रकार से क्या करेगा, लाइगेज यहाँ पर एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, और ये जो गैप है ये सील हो जाएगा, गैप जो है वो सील हो जाएगा।
बेसिकली हमने यहाँ देखा कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कहते वो कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे आज के जो है थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, हेलिकेज़ सेपरेट 2 स्ट्रैंड्स विद एटीपी यूज़। एटीपी का यूज़ होता है और 2 स्ट्रैंड जो है हेलिकेज़ जो है वो सेपरेट करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबीएस क्या करते हैं? बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को। सेपरेटेड स्ट्रैंड को ये स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है? टोपोआइसोमेरेसिस क्या करते हैं? रिमूव करते हैं नेगेटिव सुपर कॉइल को। जो नेगेटिव सुपर कॉइल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव सुपर कॉइल कैसे बन रहे हैं? जब ये ऐसे खुल रहा है ना डीएनए, तो यहाँ पे क्या होता है, गुच्छा बन रहा है, एंटेंगलमेंट हो रही है ना? ऐसे-ऐसे ऐसे गोल-गोल पूरा और ज़्यादा सुपर कॉइल्स बन रहे हैं। तो उनको रिज़ॉल्व करने के लिए यहाँ पर टोपोइसमेसिस काम करते हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो इनको सीधा रखने में मदद करती है। जो स्ट्रैंड खुले हुए हैं ये बाद में ना जुड़ जाएँ, इसलिए इनको सीधा रखने में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो काम करते हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पर हम डिफ़रेंस बिटवीन जो है वो देख लेते हैं। दोनों का यहाँ पर डिफ़रेंस है, एक ई. कोलाई का और एक ह्यूमन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम दो दो जो क्या कहते हैं डिफ़रेंस हैं इनके बीच के देख लेते हैं। प्राइमेस ई. कोलाई की कंडीशन में ई. कोलाई के केस में प्राइमेस कौन होता है? डीएनए जी। डीएनए जी जो है इसके केस में, और ह्यूमन के केस में होता है प्राइमेस। ह्यूमन में प्राइमरी होता है, प्राइमेस ही होता है। बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक है और ये है एग्ज़ाम्पल यूकेरियोट्स का। तो यूकेरियोट्स में प्राइमेस ही है। डीएनए हेलिकेज़ प्रोकैरियोट्स में होगा डीएनए बी, और ह्यूमन के केस में होगा MCM27 कॉम्प्लेक्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स में देखते हैं तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में यही है, और ह्यूमन में है आरपीए। रेप्लिकेशन आरपीए जो है इसमें ह्यूमन के केस में है, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। और टोपोइसमेसिस की बात करें, टोपोइसमेसिस की जो क्लास 1 है, टोपोइसमेसिस 1 और जाइरेज। हाँ, तो टोपोइसमेसिस 1 और जाइरेज जो है वो ई. कोलाई की कंडीशन केस में है, और ह्यूमन के केस में टोपोइसमेसिस 1 एंड 2 दोनों हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक चीज़ लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है? डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो हाईली प्रोसेसिव है देन द डीएनए पॉलीमरेज 1। हाँ, पर जो दोनों जो हैं डीएनए पॉलीमरेज़ 3 और डीएनए पॉलीमरेज़ 1, दोनों के दोनों क्या करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। दोनों के दोनों डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। 3 वाला जो है वो हाईली प्रोसेसिव है। 1 वाला क्या है? आरएनए प्राइमर रिमूवल का काम करता है। आरएनए प्राइमर रिमूव करता है। आरएनए का जो प्राइमर है उसको रिमूव करता है, और इसके पास 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है पॉलीमरेज़ 1 के पास। अभी हमने देखा ही था इसका रोल डीएनए पॉलीमरेज़ 1 का, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव कर रहा था। और इसके बाद 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी थी, है ना? तो डीएनए आरएनए डीएनए हाइब्रिड बेसिकली ये वहाँ पर काम करता है। जब पॉलीमरेज़ 1 जो होता है वो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाता है। क्योंकि आरएनए का होता है इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या कहते हैं दो देखिए चार्ट पूरा बना रखा है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में फास्ट रेप्लिकेशन होता है, फास्ट, और यहाँ पर यूकैरियोट्स में स्लो होता है। यहाँ पर फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फास्ट होता है और यहाँ पे स्लो होता है, और यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जो है ORI साइट यहाँ पर एक होती है। वहीं यूकैरियोट्स के केस में मल्टीपल ORI होती है।
अगर हम यहाँ इसकी बात करें, फंक्शंस की बात करें तो पॉलीमरेज 1, प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 जो है उसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी होती है और डीएनए रिपेयर की एक्टिविटी होती है। पॉलीमरेज 1 की भी काफ़ी सारी यहाँ पे डिमांड है और पॉलीमरेज 3 जो है वो तो मेन एंजाइम है और क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में और न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर एनईआर इसमें भी ये मदद करता है। आगे रिपेयर में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और पॉलीमरेज 2 जो है वो मेन डीएनए रिपेयर का बेसिकली एंजाइम है, डीएनए रिपेयर में काम आता है। पॉलीमरेज 2 बेस एक्सचिजन रिपेयर में इसका नाम है बेस एक्सचिजन रिपेयर। एंड अगर हम बात करें पॉलीमरेज 4 की तो ट्रांसलेशन सिंथेसिस में वो काम करता है। पॉलीमरेज 5 की अगर बात करें तो ये TLS ट्रांसलेशन सिंथेसिस, हाँ, तो ये भी एक प्रकार का रिपेयर मैकेनिज्म है जिसको हम SOS रिपेयर बोलते हैं। ये आगे हम रिपेयर मैकेनिज्म्स भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, आप बस जुड़े रहिए। ऋषभ लाइफ साइंस जो है इससे आप जुड़े रहिए, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स आगे इसमें देखते हैं यूकैरियोट्स में क्या है। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हैं, स्लो ये प्रोसेस है। पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पर है, पॉलीमरेज बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये ऐसे यहाँ पर पॉलीमरेजेस प्रेजेंट है। पॉलीमरेज अल्फा जो है ये प्राइमर सिंथेसिस करता है और किसकी, ऑब्वियसली रेप्लिकेशन के दौरान प्राइमर की सिंथेसिस करता है। एंड ऑल्सो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, हाँ, आगे बढ़ते हैं। पॉलीमरेज बीटा जो है वो बेस एक्सचिजन रिपेयर में काम करता है, BER, ये भी रिपेयर का एक पाथवे है, रिपेयर का पार्ट है। और पॉलीमरेज जो अल्फा बीटा गामा वाला जो है वो क्या करता है, गामा वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर में करता है काम। और माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कौन करता है डीएनए रिपेयर और रेप्लिकेशन, पॉलीमरेज गामा जो है वो ऐसे यहाँ पे काम करता है। डेल्टा जो है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखनी है यूकैरियोट्स की। डेल्टा वाला लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है और NER न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर और BER बेस एक्सचिजन रिपेयर ये करता है। और एप्सिलॉन डेल्टा, हाँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन वाला लीडिंग स्ट्रैंड को बनाता है। आप इसको याद रख सकते हैं। और NER BER तो इसमें भी है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, डेल्टा वाले को, डेल्टा टेढ़ा सा है, मैंने इसको ऐसे ही लर्न किया है। डेल्टा जो है वो नीचे से देखिए टेढ़ा है और वो लैगिंग बनाएगा। लैगिंग में क्या है, लैगिंग में एक ही बार में सब कुछ नहीं होता, रुक के सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए आप इसे कह सकते हैं ये भी ऐसे टेढ़ा सा है और डमाडोल है ना, सुना ही होगा आप इसका, मतलब पॉलीमरेज डेल्टा डमाडोल है और वो लैगिंग काम करता है, लैग हो के काम करता है। आप इसको याद रखना, मतलब इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप मतलब चाहते हैं इसको ऐसे याद रखना। बाकी तो आपको याद हो ही जाएगा, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमें प्रोकैरियोट्स में हमने देखा कि परपोल 1 2 3 4 5 है। ऐसे यहाँ पर पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन है। पॉलीमरेज यहाँ पे याद रखने की चीज़ है, पॉलीमरेज 1 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और RNA प्राइमर रिमूवल और डीएनए रिपेयर में इसका काम है। और थर्ड वाला जो मेन एंजाइम है ऑब्वियसली क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में इसका काम है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये बात याद रखने की जरूरत है, देखिए बाकी तो सब कुछ रिपेयर है, ये भी 2 भी रिपेयर, 4 भी रिपेयर, 5 भी रिपेयर है ना। और यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि मेन एंजाइम जो है वो हमारा अल्फा तो प्राइमर सिंथेसिस के करेगा और मेन एंजाइम हमारा है डेल्टा बनाएगा लैगिंग स्ट्रैंड और एप्सिलॉन बनाएगा क्या कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है लिखा हुआ। अब हम यहाँ पे थोड़े और इसमें बेसिकली तो ताकि अच्छे से
काम हो, है ना, रेप्लिकेशन होने में अच्छे से, क्योंकि जो सेपरेटेड होते हैं हमने देखा था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो वहाँ पे काम करता था, उनको स्टेबलाइज़ करता था। ऐसे ही एक और चीज़ जो है वो जो रेप्लिकेशन है उसमें स्टेबलाइज़ करती है, उसका नाम है, एक क्लैंप है बेसिकली, वो यूकेरियोटिक स्लाइडिंग क्लैंप है। उसको बोलते हैं पीसीएनए, है ना? वो ये जो पीसीएनए है ये क्या करते हैं, प्रोसेसिविटी को बढ़ाते हैं। पीसीएनए क्या करते हैं, प्रोसेसिविटी जो है उसको बढ़ाते हैं पीसीएनए। पीसीएनए लोडेड बाय स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। पीसीएनए क्या है, एक प्रकार का क्लैंप है ना? एक क्लैंप मतलब जो ऐसे ऐसे लग जाता है, ऐसे लग जाता है। मान लीजिए ये डीएनए है और डीएनए में ऐसे क्लैंप लग जाता है। इसको लगाने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए और बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो है स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, जो लोड करता है स्लाइडिंग क्लैंप को, लोड करने वाला स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यूकेरियोटिक स्लाइडिंग क्लैंप पीसीएनए है, पीसीएनए, हाँ, वो क्या बढ़ा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, प्रोसेसिविटी बढ़ा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी बढ़ा रहा है। तो आगे जो है इसमें दे बेसिकली, हाँ, हमने पढ़ा था प्रोसेसिविटी जो है बेसिकली वो बढ़ती है पीसीएनए के द्वारा, प्रोसेसिविटी बढ़ती है बेसिकली। और बीटा क्लैम्प जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बीटा क्लैम्प यूकेरियोट्स में पाया जाता है पीसीएनए। ये भी क्वेश्चन में आ रखा है एक कई बार, जो पीसीएनए है वो कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली पीसीएनए पाया जाता है यूकेरियोट्स में, और बीटा क्लैम्प जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग जो है एसएसबीएस है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग जो है ये अवॉइड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है? और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है होलो एंजाइम की, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है होलो एंजाइम, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 4 एंजाइम्स में प्रेजेंट है, 3 कॉपीज ऑफ पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3, और एक वन स्लाइडिंग क्लैंप लोडर। जो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर है बेसिकली, जिसमें क्लैंप लोडर जो क्लैंप को लोड करेगा, है ना, जो साइट होगी, जो हेलिकेज है उस पे क्लैंप को लोड करेगा, वो होता है क्लैंप लोडर। तो वो बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं टी सब यूनिट। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल बात है, अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो दैट्स इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चरल पार्ट है बस। ठीक है? रेप्लियोसोम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोटीन, बेसिकली एक डेफिनेशन है। अगर रेप्लियोसोम अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोटीन दैट फंक्शन एट रेप्लिकेशन फॉर्क। इसमें 3 कॉपीज डीएनए पॉलीमरेज 3 की और 1 स्लाइडिंग क्लैंप लोडर, ये सब मिलाकर इनको बोलते हैं रेप्लियोसोम। हाँ, रेप्लियोसोम जो इसको बोलते हैं ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोटीन दैट फंक्शन एट रेप्लिकेशन फॉर्क। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे आ जाते हैं, थो बस अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे ना ये डायग्राम देखेंगे, जो मैंने चार्ट बना रखा है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद का आगे का प्रोसेस, हम जो मेन हमारा पार्ट है थोड़ा-सा, वो हम आगे पढ़ेंगे अब थोड़ा-सा, है ना। अब कल पढ़ेंगे, क्योंकि आपको आप भी फ्रेशनेस से पढ़े, थोड़ा क्या कहते हैं, लीव थोड़ा-सा फ्री होकर, थोड़ा-सा गैप लेकर पढ़ेंगे ना, तो आपको सही रहेगा। देखिए, इम्पोर्टेंट एंजाइम्स थोड़े से ये देख लेते हैं, इतना सा देख लेते हैं थोड़ा-सा। इम्पोर्टेंट एंजाइम जो हैं, वो एंजाइम यहाँ पे सब यूनिट लिखी हुई है। तो कौन से, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, इनके पास क्या-क्या एक्टिविटी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो 3 डैश से लेकर 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके पास है? वो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, तीनों के पास है ना। और सब यूनिट बेसिकली एंजाइम की, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास एक सब यूनिट है, डीएनए पॉलीमरेज 2 के पास भी 1 है, 3 के पास 10 सब यूनिट है। वही बात करें 3 डैश से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो सबके पास ही है, सारे पॉलीमरेज के पास है, सारे डीएनए पॉलीमरेज के पास है। परंतु 5 डैश टू 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी केवल और केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है,
कि क्यों ऐसा है कि 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो केवल इसके पास है, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, और बाकियों के पास है ही नहीं। ये याद रखने की बात है। 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, ये याद रखना। 1 उल्टा वाला सिर्फ एक के पास है, 1 के पास। ये सिंपल ऐसे याद रख लेना, उल्टी एक्टिविटी। 3 से 3 5, 3 से 5 तो सबके पास है, 3 से 5 तो सब बोलते हैं, 5 से 3 सिर्फ एक बोलता है, पहले वाला। बस ये ऐसे याद रख लेना। प्रोसेसिविटी की अगर बात करें तो ये देखिए केवल और केवल 200 न्यूक्लियोटाइड्स लगा रहा है, और ये लगा रहा है 1500 न्यूक्लियोटाइड्स, और ये लगा रहा है 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऑब्वियसली ये जो है वो हाईली प्रोसेसिव है, पॉलीमरेज 3, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यहाँ पर दे रखा है, स्ट्रक्चरल बात बता रखी, क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स, जो क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रकार का ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या हमारे सामने आ गया। तो ये डेल्टा, टाउ, गामा, एप्सिलॉन, काई, थीटा, ये सब प्रकार के होते हैं। थीटा का क्या मतलब है? थीटा जो है उसके पास 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना। और एप्सिलॉन के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ये सारे क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स हैं जो क्लैंप को लोड करवाते हैं, ठीक है। और क्लैंप जब लोड होगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज भी उसमें लोड होगा, सब कुछ लोड होगा, है ना। एप्सिलॉन प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, होल एप्सिलॉन। अल्फा के पास पॉलीमरेज एक्टिविटी है। गामा के पास है क्लैंप लोडर एक्टिविटी, डीएनए एक्स बोलते हैं। काई के पास हेल्प विद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, हाँ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग्स को ये क्या कहते हैं, हेल्प कर रहा है। और डेल्टा क्लैंप लोडर है, एक प्रकार का क्लैंप लोडर है। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और कल से हम थोड़ा आगे का जो है ये हमारा देखते हैं कौन सा हमारा आगे का पार्ट है, पूरा जो थोड़ा मेन पार्ट है हम वो आगे पढ़ेंगे। फिर रेप्लिकेशन भी हमारा जो है रिवाइज हो जाएगा। बेसिकली ये शॉर्ट नोट्स हैं इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन नॉट, डिटेल्ड वीडियो भी मैं ले आऊँगा इसकी। अभी फ़िलहाल इसी से हम करेंगे रिवीजन, क्योंकि कई बच्चों को चाहिए होते हैं शॉर्ट नोट्स, तो वो शॉर्ट नोट से जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है। फिर डिटेल्ड वीडियो भी हम लेके आएंगे, मैं लेके आऊँगा, और अच्छे से हम करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है ये देखिए ये वाला चैनल @ऋषभ लाइफ साइंसेस। तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।